नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले वीडियोस में लगातार डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन पर पढ़ाई की। हर तरीके का अवकलन करना हमने सीख लिया है। यहां से आगे की पढ़ाई बिना अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, बिना कॉन्टिन्यूटी यानी कि सतत, थोड़ा सा इस चैप्टर में यूज करेंगे सतत, इसके बाद वो भी नहीं, बिना यानी कि डिफरेंशिएशन के हमारा काम नहीं चलना। तो अगर आपने अवकलन नहीं पढ़ा है तो जरूर उसको एक बार पढ़ डालिए पूरा उठाकर, क्योंकि ये बिना जाने यहाँ कोई गुजारा आपका होने वाला नहीं। यानी कि चैप्टर नंबर 5.1 से लेकर 5.7 तक आपको सारे एक्सरसाइजेस देख लेने हैं, फिर हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, आज की हमारी कहानी जो है वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरमों पर है। एक लैग्रांज यानी कि माध्यमान प्रमेय हम इसको बोलते हैं, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, और दूसरा हमारा रोले प्रमेय है यानी कि रोल थ्योरम। ठीक है, ये काफी डिफरेंट टाइप की टॉपिक है और बहुत ही कम लोग इसके विद्वान मिलते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ये फील नहीं होता। तो ये बहुत ही हटकर चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िए। मेरे हिसाब से बहुत ही सबसे आसान चैप्टर होगा अगर आपने अभी तक सारी चीजें ध्यान से सुनी है। थोड़ा सा एक दो बातें हैं जो कर लेना बहुत जरूरी है कि बिना इसके बाद की अगर हम रोले और लैग्रांज पर हाथ डालते हैं तो वाकई में गुनाह करते हैं। आइए थोड़ा समझ लें दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी फलन हो, प्रत्येक फलन यानी कि एनी डिफरेंशिएशन, एनी फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, अपने डोमेन में, इतना तो चल जाएगा, अपने डोमेन में, ठीक है, अपने डोमेन में सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस तथा अवकलनीय होता है। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल होता है। मैं पहले सारा एकदम से आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर करा लूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि काम आगे का तो आसान है, बस बेसिक चीजें ना पता होने के नाते ये टॉपिक टिपिकल लगता है। तो प्रत्येक फलन या फंक्शन अपने डोमेन में सतत या कॉन्टिन्यूअस तथा अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल होता है। क्या कहने का इसका मतलब है? ठीक है, तो सबसे पहले समझें, एग्जाम्पल एक ले ले। जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर, ठीक है, 2/1 - x, तो ये कहाँ डिफाइंड नहीं, तो जवाब होगा सर अगर यहाँ 1 लगा दिया जाए तो ये 2/0 आ जाएगा, जो कि इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। और किसी अंक पर कोई समस्या आ रही हो तो जवाब है नहीं, यानी कि अन्य कहीं भी कोई अंक आप ले लें, इसके जगह एक, इस एक के अलावा आप 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, कोई वैल्यू, या -1 -2 कुछ भी ले ले, तो यहाँ कोई ना कोई आपको वास्तविक संख्या के रूप में आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर इसका डोमेन यानी कि डी बोला जाए तो कहेंगे ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब इसका ये भी मतलब निकल गया कि सभी वास्तविक संख्याएं एक को छोड़कर ये इसके डोमेन है, और इस पूरे स्पेल के लिए आप सतत भी हैं, आप अवकलनीय भी हैं। ठीक है, ये गारंटी हो गई बिना लगाए, सतत भी है, अवकलनीय भी है। और भी एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने पूछा एफ एक्स बराबर 10x, ठीक है, तो यहां पर बोलिए जरा 10x की खासियत क्या है, तो जवाब है 10x 90 डिग्री, ठीक है, या उसके विषम गुण को, यानी कि 3π/2, 5π/2, ऐसे एंगल्स पर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या तो प्लस इनफाइनाइट बन जाता रखने पर यहाँ पर, या तो माइनस इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका भी अगर डोमेन कहें तो कहें सर जी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल, यानी कि π/2 के विषम गुणकों को छोड़कर, 1, 3, 5, 7, यहां पर मान आपको या तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा या तो माइनस इनफाइनाइट। तो 2n+1 π/2 निकाल दीजिए। अब जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम। विषम यानी कि ऑड, ठीक है, ऑड मल्टीपल। 2n+1 से हमेशा जो भी संख्या प्राप्त होगी वो विषम ही होगी। जैसे 0 रखा तो 1 आएगा, 1 रखा 2 1 3 आएगा, 3 रखा तो 3 दूना 6 1 7 आएगा। तो इस तरीके से आता चला जाएगा। तो क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से एकदम ओके है। तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब। अगर किसी ने हमसे फंक्शन पूछा का सर जी साइन, तो साइन कभी भी जो इसकी वैल्यू है वो आप अच्छे से जानते हैं, साइन की वैल्यू एक पैक मान है -1 से लेकर 1 तक। तो इसे कहीं कोई दर्द नहीं है, आप चाहे जितना x को बड़ा कर लीजिए चाहे जितना छोटा, इसकी वैल्यू यही रेंज जानी है। तो डोमेन इसका ऑल द रियल नंबर, यानी कि ये हर जगह सतत तथा अवकलनीय, यानी कि एट एवरी पॉइंट इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला,
खुला अंतराल और बंद अंतराल, सारी चीजों को खूब अच्छे से समझ लें मित्रों। थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो होगा लेकिन मजा आ जाएगा, और गारंटी दे रहा हूं कि पूरा पढ़ने के बाद आपको एकदम इजी लगेगा। ओपन इंटरवल, ठीक है, एंड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल और बंद अंतराल क्या है, आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, ये चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं, खुला अंतराल और बंद अंतराल। खुला अंतराल क्या है कि अगर x की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, a और b दो संख्याओं के बीच में हो, ना तो वो a से बड़ी हो और b से छोटी, मतलब a और b के बराबर ना हो, इस बीच में अगर झूल रही हो तो हम इसे खुला अंतराल कहते हैं। और अगर x की वैल्यू a और b को संलग्न कर ले अपने साथ, यानी कि उनको लेकर चले, x की वैल्यू a भी हो सकती हो और a से बड़ी भी, b भी हो सकती हो, b से के बराबर भी, तो ऐसी स्थिति में उसे क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा खुला अंतराल और बंद अंतराल, बिल्कुल क्लियरली मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जब इतनी सारी बातें हमारे समझ में आ गई हो, थोड़ा सा एक बात और भी याद दिला दे, बहुत लोग शायद भूल गए हों तो उनको ये भी याद दिला दिया जाए कि सतत और अवकलनीय। अच्छा एक बात और, ऐसे फंक्शन हमेशा उनका डोमेन आर होता है। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, ऊपर बीजगणितीय फंक्शन एक्स स्क्वायर 3x+1, नीचे ब्लैंक हो यानी कि बटे में कुछ ना हो, x+1 नीचे कुछ ना हो, 4x+3 कुछ ना हो, नीचे x³ x² +1 बटे में कुछ ना हो, तो इन सभी का डोमेन जो होता है वो एक रियल नंबर आर होता है। यानी कि ऐसे फंक्शन जिनके अपॉन में कुछ ना हो उनका डोमेन रियल नंबर होता है। और इस नाते इस टाइप के फंक्शन हमारे बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, ये हर जगह सतत तथा अवकलनीय होते हैं। एक एक्सेप्शन और समझ लीजिएगा, अंडर रूट में निगेटिव आना क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, इसलिए अंडर रूट में कभी भी इमेजिनरी आने से हम बचते हैं। अगर माइनस आ रहा हो तो हमारे वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर अंडर रूट में माइनस आ रहा है तो हमारे वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। हम केवल यहां पर क्या लेते हैं, तो कहेंगे सर या तो प्लस आए या तो जीरो आए, ये सारी वैल्यूज हमारे डोमेन के अंतर्गत आएंगी। सवालों के जरिए इस पर अच्छी खासी चर्चा होगी। चलिए ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा एक बार हल्का सा याद करा दें, क्योंकि कभी कभी काक सवाल में जरूरत पड़ जाएगी आपको, कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल यानी कि सतत तथा अवकलनीय कैसे हम लोग निकाल या जांच रहे थे। थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिए, फिर हम लोग लैग्रांज की स्टेटमेंट सुनते हैं क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारा अगर कोई भी चीज हमारा सतत होगा, ठीक है, सतत बिंदु ए पर अगर कोई बोलता है, पॉइंट ए पर बोलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है उसके तीन मान, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच एफ ए, और लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच, इन तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर, और कैसी आनी चाहिए, रियल नंबर। अगर ऐसा आ रहा है तो पॉइंट ए पर आप क्या कहलाएंगे, सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। बोलेंगे सर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अवकलनीय, अवकलनीय कब कहते हैं हम किसी भी फंक्शन को, यानी कि डिफरेंशिएबल कब कहते हैं, बिंदु ए पर कब बोला जाएगा किसी फंक्शन एफ को, तो याद करिएगा। उसके लिए हमारा जवाब है कि इसको डिफरेंशिएबल को हम लोग, सॉरी अवकलनीय को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल। ठीक है, और डिफरेंशिएबल होने के चक्कर में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, सॉरी s टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, याद आ रहा होगा, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। सीधे हनुमान जी की तरह कूदकर सीधे एक्सरसाइज कहीं से भी शुरू करना इंटरमीडिएट में गड़बड़ी होगा, एकदम से एक वे में आइए। अवकलन जब तक नहीं आएगा तब तक बाकी बातें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि वाम पक्ष अवकलनीयता, दक्षिण पक्ष अवकलनीयता, अगर ये बराबर हो तो हम उसे अवकलनीय कहेंगे। तो जहां भी विवादित बिंदु हो वहां पर जांच पड़ताल का जुगाड़ रहा। अब सवाल उठता है कि सर जी माध्यमान या मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। अब
माध्यमान प्रमेय। ये मैंने आपको जो समझाया ये इसके लिए खाद है मित्रों, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या है आइए देखा जाए, माध्यमान प्रमेय या मीन वैल्यू थ्योरम। इसी टॉपिक के साथ माध्यमान और हम जब रोले प्रमेय पढ़ लेंगे, इसको लैग्रांज भी बोलते हैं, लैग्रांज थ्योरम भी बोलते हैं बहुत बुकों में। ठीक है, माध्यमान और लैग्रांज रोले पढ़ने के बाद हमारा 5वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अनुप्रयोग शुरू हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया अनुप्रयोग की एक एक वीडियो आती रहेगी, उधर हम 7वां एक्सरसाइज इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो अनुप्रयोग है वो एक ऐसा टॉपिक होगा कि उसमें आपको समय चाहिए होगा खुद भी पढ़ने के लिए, तभी आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं माध्यमान प्रमेय। फिलहाल अगर हम कोई फंक्शन ले लें, अगर हम कोई फंक्शन एफ ले लें और किस स्पेल में ले लें, ए और बी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का मतलब हुआ हमारा एक्स जो है वो ए और बी के बीच में तक है। ठीक है, ए से बी तक है और वो इन शर्तों को पूरा करता है। पहला, ठीक है, पहला वो ए बी में सतत है, पहला यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, पहला शर्त पूरा करता हूं। दूसरा ए बी, छोटा ए बी का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी बी से छोटी, यानी कि खुला अंतराल में अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तब हम एक खासियत और पाते हो कि एफ ए और एफ बी आपस में बराबर ना हो, तब हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जो इसे सॉल्व करने से आएगी। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। ये क्या है क्या नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं, भी मैं समझाऊंगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, सुनिएगा, अगर 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं, पहली ए बी में कोई चीज सतत हो, ए और बी ओपन इंटरवल में कोई भी चीज अवकलनीय हो, एफ ए और एफ बी के मान बराबर ना हो, तो इस स्थिति में हम एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे और पाएंगे, क्या पाएंगे, कि एक मान सी का कम से कम, बल्कि बोले कम से कम एक मान सी का ऐसा होगा जो कहां होगा, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच होगा। ठीक है, यही बस थ्योरम है, इतना ही है। यही लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब हम एफ डैश सी बराबर एफ बी, सारी शर्तें पूरा होने के बाद एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए जब हम पता करेंगे, तो वहां से सॉल्व होकर एक मान कम से कम, मतलब एक या एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, जरूर ऐसा मिलेगा जो ए और बी के बीच। अगर ऐसा मिल गया तो हम कहेंगे सर माध्यमान प्रमेय हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल काम है, चलेंगे इस पर। और इसमें जो सबसे टिपिकल लग रहा होगा बच्चों को पढ़ने में ये, और इसका हिसाब मैंने आपको बता दिया कि एवरी फंक्शन यानी कि हर फलन, ठीक है, अपने, याद करिएगा, डोमेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन में सतत, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तथा अवकलनीय, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इससे आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं, एक्सरसाइज आपकी है 5.6, बहुत ही मजेदारी ढंग से आपको समझ में आ जाएगी, इसकी 100% गारंटी है। मैं 100% बोल रहा हूं मित्रों, 1-2% कम भी नहीं कह रहा। ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्रम थोड़ा आगे पीछे, बुकों में पहले रोले दिया है फिर मध्यमान, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा माध्यमान का ही स्पेशल केस रोले थ्योरम है, तो इसलिए सिस्टम से पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ए बराबर 1 दे रखा है और बी बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, कहता है इस पर आप माध्यमान प्रमेय का उपयोग कर हमको समझाइए कि कैसे क्या लगेगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है, एक झटके में मैंने सिस्टम संभाल लिया खट से। कैसे सर, इधर देखिए एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, अभी भी समझाया था, अपॉन में कुछ नहीं, 1 है। तो यहां पर पहला नोट्स बना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन, ठीक है, इट्स डोमेन इज, ठीक है, इसका डोमेन है आर, अतः प्रत्येक बिंदु पर
एट एवरी एंड ईच पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर यह सतत तथा अवकलनीय है। यह सतत कॉन्टिन्यूअस तथा अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सतत तथा अवकलनीय है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जब ये क्लियर हो गया हो तो आप बोलिए इसने क्या क्या कर दिया। कहा सर जी हर बिंदु पर, प्रत्येक पर आप गारंटी ले रहे हो, हम तो इस बीच का अंतराल चाह रहे थे। इसका मतलब कंडीशन 1 और 2, कंडीशन यानी कि प्रतिबंध 1 तथा 2 पूर्ण हुआ, 2 पूर्ण हुआ। ठीक है, अब आगे की लड़ाई में देख लीजिएगा क्या करना हमको। ये दोनों काम खत्म एक झटके में, इसी स्टेटमेंट से फायदा समझ में आया। अब चलते हैं एफ ए और एफ बी की जांच करें। तो देखिएगा एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और फिर ए दिया हुआ आपको कितने के बराबर 1 के, बी दिया हुआ है 4 के। तो यहाँ 1 रख दिया। अब यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 3 7, माइनस 7 में से 1 गया माइनस 6, 4 चौक का 16, 16 को काट देगा माइनस 3। क्लियर हो गया। अब बताएं जरा क्या करना होगा आगे। तो कहेंगे सर जी अब क्या करना ही करना है, अब केवल आपको इतना ही देखना है कि इसकी वैल्यू, बल्कि हम इसको मिटा दें। इसने कहा कि सर जी अब इसके आगे आप ये फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइए? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सब कुछ आपको मिल गया, एफ ए मिल गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए ही तो है हमारा। ए का मतलब इस बार कितने से था जरा बताइए। ए का मतलब था 1 से और बी का मतलब 4 से, तो सब मिल गया है। केवल कमी एफ डैश सी की है, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ऊपर वाले को अवकलित कर दें। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन 4, 3 का क्या आ जाएगा 0, तो ये मिल गया। अब यहाँ एफ डैश सी चाह रहे हैं तो x की जगह c रख दीजिए, क्या आ जाएगा 2c माइनस 4। अब केवल हमको केवल और केवल क्या करना है, इस पर फॉर्मूला लगा देना है। और ध्यान दीजिएगा आपकी रेंज 1 से 4 है, उसी बीच का आंसर मिलना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। कुछ खास नहीं करना होता मित्रों, बस अक्षरता उसको फॉलो करना है। बोलिए जरा कितना हो जाएगा ये 2c माइनस 4। एफ बी की वैल्यू कितनी हमारी निकल कर आई है माइनस 3, एफ ए की वैल्यू माइनस 6, अपॉन में जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा एफ ए और एफ बी, यानी कि यहाँ पर b के जगह 4, a के जगह 1, और इधर देखिएगा कितना हो जाएगा हमारा 3 आएगा, 3 का क्रॉस गुणा 3 दूना 6 सी, 3 चौक का 12, उधर माइनस 6, धन 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये भी उधर भेज दिया, 12 3 15 आ गया। फिर काट दिया c बराबर 15/6 आ गया, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 पंजे 30। कितना आ रहा है मित्रों जरा ध्यान दीजिएगा। c की वैल्यू हमारी है 2.5। मैं क्या दिखाना चाहता हूं, अंडरलाइन करिएगा। हमारे c की वैल्यू आई है 2.5, और ये 2.5 किसके किसके बीच में है, तो जवाब है सर 1 और 4। ये आपका a रहा और ये आपका क्या रहा, b रहा। 1 और 4 के बीच में आपकी वैल्यू मिल रही है, जो इट इंप्लाइज कि आपका माध्यमान प्रमेय यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हुआ, सत्यापित हुआ। अगर 3 कंडीशन पूरी होंगी 1 2 3, तो चौथी को सॉल्व करने पर हमेशा वैल्यू जो आएगी उसमें कई वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जो उन दोनों लिमिट्स के बीच की होंगी। मतलब जो भी रेंज आपको दिया होगा यहाँ ए बी का, उनके बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, इजी लगने लगा होगा माध्यमान प्रमेय। और माध्यमान जो समझे आप, खट से देखे रोले समझा देंगे, टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक और लगाते हैं, थोड़ा और क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है, ये भी वही इच्छा कर रहा है। क्या दिया हुआ हमको, एफ एक्स बराबर दिया है, इस बार थोड़ा सा बढ़ा लिया है, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 3x, और इस बार a और b की रेंज है, a 1 है और b हमारा क्या है 3 है। ठीक है, मध्यमान। ठीक है, चलिए कोई डाउट। चले, अब पहला काम तो वही है, अपॉन में 1 लगाइए और पहला पॉइंट लिखिए कि डोमेन इसका क्या है, ऑल द रियल नंबर। इट इंप्लाइज, या प्रत्येक बिंदु पर, देख रहे हैं फायदा क्या है, प्रत्येक बिंदु पर सतत तथा अवकलनीय है। 2 पॉइंट खत्म हमारे, अवकलनीय है। ठीक है, इट इंप्लाइज प्रतिबंध 1 तथा 2 पूर्ण हुआ, प्रतिबंध
1 तथा 2 पूर्ण हुआ। आसान है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, अब ये लास्ट कहानी थोड़ी समझाइए। हमने कहा सर फंक्शन दे ही रखा है, किस बात का दे रहा है, एक्स क्यूब 5x² 3x है आपका, और यहाँ a भी दिया है 1, b भी दिया है 3, तो एफ ए लिया, f1 लिया, 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1, तो 5 3 क्या हो जाएगा -8, में से 1 गया -7, और अगर हमने 3 यहाँ लगा दिया तो 3 का क्यूब 5 गुणे 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, तो ये 27 आएगा आपका, और इधर आ रहा आपका 9 पचे 45, 45 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 27 में से 9 गया 18, ठीक है, धन 18, 18 भी निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, -27। तो हम देख रहे हैं F1 और F3 आपस में बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन को पूरा करेंगे। अब बोलिए जरा पहले f' की तैयारी के लिए आप ये बताइए f' कितना होगा, तो इसका अवकलन बोलिए, x क्यूब का 3x², 5x² का 10x, 3x का क्या होगा 3। अब ये नहीं सिखाना है, ये मत कहना कि भैया उड़ाकर बता रहे हैं सर, अवकलन बताने का सिस्टम खत्म है, अब यहाँ अवकलन करने पर बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ x के जगह क्या चाहिए c, आपकी जिम्मेदारी अब हो गई है कि अवकलन करना आपको आए, यहाँ टीचर बिल्कुल जिम्मेदार नहीं रह जाता अवकलन के लिए, ठीक है। तो f' बराबर 3c² - 10c - 3। अब रू आपके इस थ्योरम से या प्रमेय से क्या आप जानते हैं f' बराबर कितना लगा देना हमको, तो जवाब है सर fb - fa अपॉन में क्या लगा देना है b - a। तो चलिए इसको अप्लाई कर कर देखते हैं। इसे ऊपर ले आएंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या पाएंगे, तो जवाब होगा सर f' की वैल्यू है 3c² - 10c - 3, उधर fb की वैल्यू है हमारी सर -27, fa की वैल्यू कितनी है -7, अपॉन में क्या है b - a, b के जगह 3 और 1, ठीक है। तो ये 2 आएगा, 2 का गुणा हो गया 2 तिहाई 6, या पहले काट ही लें शायद कट जाए, 3c² 10c - 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -27 धन 7 मिलकर -20, नीचे क्या लग जाएगा 2, 2 से काट दे, 2 दहा में 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लग रहा है। अब इसको इधर उठा लाइए, क्या करिए 3c² -10 इधर आएगा, +10 हो जाएगा, ठीक है, और में से 3 गया 7 हो जाएगा बराबर 0, 7 त्रिक के 21, ऐसा फैक्टर की 10 आए तो आप देख ही रहे 7 त्रिक के 21, ठीक है, तो वही हम लिख लेते हैं और बराबर 0 लगा लेते हैं, 3c कॉमन लिया, c -1 -7 कॉमन लिया, c -1 और 3c -7, ठीक है, बराबर क्या लग गया 0, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब यहां पर अगर हम c सॉल्व करेंगे तो c बराबर 1 आएगा और c बराबर 7/3 आएगा। आप गौर करिएगा हमारा जो रेंज दिया था वो 1 से 3 है, क्या है 1 से 3, तो 1 जो है वो इस स्पेल में नहीं पड़ रहा, बीच में नहीं आएगा, ए बी के बीच में नहीं आएगा, यानी कि 1 और 3 के बीच में नहीं आएगा, लेकिन ये देखिएगा ये नहीं आएगा इस बीच में, इस बीच का नहीं है, तो यहां तो नहीं काम बन रहा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा ये इसके बीच में पड़ेगा, ये लाई करेगा 7/3, यानी कि 1 आपका 6 लगभग हुआ जो 1 और 3 के बीच में पड़ेगा। और यही तो नियम कहता है कि सर जो c का एक मान आएगा उसमें कम से कम एक, मैंने कहता हूं सारा एक ही आ जाए, काम हो गया, इट इम्प्लाइज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, मध्यमान सत्यापित हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आराम से लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि माध्यमान थ्योरम आपको आसानी से समझ में आ गया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी माध्यमान जब समझ गए हैं तब हम कहे अब यहीं पर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, और मेहनत क्या करना है, इसी माध्यमान का नाम मैं थोड़ा बदलूंगा, थोड़ी सी कंडीशन बदलूंगा, आप खुद अपने आप समझ जाएंगे सर कि ये कोई नया थ्योरम नहीं है। अब आप कहिए तो मैं पूरी एक्सरसाइज अपने से उड़ा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अगली हेडिंग हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी रोले थ्योरम, यानी कि रोले प्रमेय, ठीक है।
तो रोले प्रमेय अगला हमारा हेडिंग यानी कि रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम। इसमें क्या होगा, ये भी कंडीशन सब लगेगी, बस यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। और जरा बताइए, अगर यहाँ एफ ए और एफ बी बराबर हो गए तो क्या होगा, कहेंगे दोनों घटकर 0, 0 बटा कुछ क्या आ जाएगा 0, यानी कि हम लिखेंगे एफ डैश सी बराबर क्या 0। अब यहाँ की कंडीशन ये हो गई, अब आपको ये नहीं यूज करना है, ये यूज करना है कि एफ डैश सी बराबर 0 को सॉल्व करने पर जो सी आएगा वो हमेशा ए और हमेशा नहीं, उसमें से कम एक वैल्यू ए और बी के बीच में पड़ेगी। तो इतना बड़ा कंडीशन अब खत्म है। ठीक है, और ये क्यों हुआ, उसी में स्पेशल कंडीशन आ गई। जब एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होने लगेंगे तो अपने आप ये अंश छोटा 0 हो जाएगा। तो उतना कहानी लिखने से अच्छा सीधे एफ डैश सी को सॉल्व करो और आंसर लेकर चले आओ। ठीक है, चले अब क्वेश्चन लगाते हैं। मुझे नहीं लगता था क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सेम टू सेम है। इसमें बहुत लोग डायग्राम और बहुत कुछ बनाते हैं, उसका मैं बहुत मतलब नहीं समझता, वो केवल बच्चों को डर पैदा करता है बिना बात का। ठीक है, हमें सवाल लगाते समय इस थ्योरम के रिजल्ट्स का यूज करना होता है, जिसमें कहीं भी हमें डायग्राम या ग्राफ वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैंने कभी भी इन सब टॉपिक्स को पढ़ाते समय बच्चों को उलझाने का प्रयास नहीं किया। चलिए, एफ एक्स ये है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए जो दिया ये ए है और ये क्या है बी है। तो फिर देखिए पुरानी बात है मित्रों, अपान में 1 लगाइए, नीचे कुछ है नहीं, ऊपर बीजगणिती यानी कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए डी बराबर आर। इट इंप्लाइज ये प्रत्येक बिंदु पर सतत तथा अवकलनीय है। सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, तथा अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल है। इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हमारा एक और दो कंडीशन तो पूरा हो गया, जो कि वहां भी होता था। अब चलिए अगले कंडीशन के लिए चलते हैं। कहेंगे सर जी एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, ए बराबर -4, बी बराबर 2, सॉल्व करना है। -4 लगा दिया, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 4 दूना 8 -8 क्या हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। फिर हमने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 -8, 4 4 8, 8 में से 8 गया 0। इट इम्प्लाइज f ऑफ -4 बराबर f ऑफ 2, और ये दोनों बराबर, इट इम्प्लाइज यहाँ क्या लगेगा, यहाँ रोले लगेगा। ठीक है, ये अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि दोनों हो गए हैं बराबर। जब बराबर ना होते तो क्या लगता, माध्यमान प्रमेय लगता। तो अतः एफ डैश एक्स पहले पता करिए, क्योंकि इस नियम कहता है एफ डैश सी को सॉल्व करना है 0 रखकर। तो एफ डैश एक्स पहले निकालिए, बोलिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x का 2, 8 का क्या आ जाएगा 0। और फिर कहेंगे सर एफ डैश सी कितना होगा, तो कहेंगे सर 2c प्लस 2 बराबर 0। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी -2, 2 से 2 को काट दीजिए, 1 आ जाएगा, तो c बराबर कितना हो गया -1। ठीक है, अब ये -1 आप देख लीजिए कहां पड़ेगा, तो कहेंगे सर ये जो -1 है यानी कि c जो है वो हमारा इस रेंज में आ रहा है, किस रेंज में, -4 और 2 के बीच में। अतः रोले सत्यापित हुआ, अतः रोले प्रूफ्ड, हेंस रोले प्रूफ्ड, यानी कि रोले का सत्यापन इस तरीके से आराम से हो जाता है। ठीक है, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नोट करने के चक्कर में ना रहा करिए कभी भी कोई सवाल। पहले समझने पर ध्यान दीजिए, छापने के लिए आप स्क्रीनशॉट का अच्छा उपयोग है, जम कर लिया करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके लिए है नहीं मित्रों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मुझे लगता है ये सब समझ में आपको आ गया है, तो आप दूसरे में तीसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम दूसरे में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 लगाने चल रहे हैं। 2 में पहला लगा लें या दूसरा लगा लें, मामला सेम ही है। एफ एक्स बराबर हमको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और रेंज दो जो दे रखा है 5 और 9। ये देखिए मित्रों, इसे महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा है, इसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर कहानी नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि इसके बारे में आप
सतत वाले चैप्टर में, कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में, इस पर सवाल संख्या शायद 27-28 ऐसा कुछ था जो लगा चुके हैं, तो वहां पर मैंने बहुत डिटेलिंग इसकी की है। ठीक है, अभी मैं केवल बस ये कहने वाला हूं कि वहां पर आपने फीलिंग लिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी किसी भी इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। अगर मैं मान लूं, मुझे जो चेक करना होता, आप देख लीजिएगा, ए से बी तक के बीच में कोई भी अंक लेकर, यानी कि हम 5 से 9 के बीच का कोई भी अंक लेकर इसका जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि ये इंटीजर पर तो कोई डाउट क्रिएट करता ही करता। तो आइए देखिए, F5 5 ही पर मान लें, एट ए बराबर 5 पर ही चेक कर लें। 5 प्लस एच और 5 माइनस एच, तीन वैल्यूओं पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जरा तीनों वैल्यू निकाल लें। F5 रखेंगे तो यहां सीधे सीधे 5 आया, अगला 5 प्लस एच आया, अगला 5 माइनस एच आया, एक्स की जगह ही उठाकर रखना ही था, और पीछे लगा दिया लिमिट एस टेंस टू 0, फिर लगा दिया लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, अब जरा बताइएगा, अगर मैं एक डायग्राम बना दूं तो ये 5 है, ये 6 है, ये हमारा 4 है, इस बीच में 5 माइनस एच पड़ेगा, यहाँ 5 प्लस एच कहीं पड़ेगा, यहाँ हमारा 5 पड़ेगा। अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन थोड़ा सा याद करिए, याद आ जाएगा कि 4 और 5 के बीच में अगर हम बैठ गए सर, अगर हम 4 और 5 के बीच में बैठ गए तो इस स्थिति में हमारी वैल्यू ये ली जाएगी, मतलब वो वैल्यू ली जाती है। अगर आप सीधे पूर्णांक पर बैठे हैं, इस केस में इस डब्बे की खासियत यही होती है, तो पूरा वहीं लेते हैं, और अगर कहीं इन बिटवीन है तो जो छोटा अंक है वो लेते हैं। तो 5 माइनस एच 4 और 5 के बीच में है, तो इसलिए इसका आंसर जो लिया जाएगा वो 4 लिया जाएगा। 5 प्लस एच 5 और 6 के बीच में है, इसमें छोटा कौन है, 5 है, तो यहाँ 5 लिया जाएगा। 5 खुद कोई डाउट करता नहीं, 5 है, तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये 5, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, F5 इज इक्वल टू आर एच एल, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन LHL के बराबर नहीं है, तो यह सतत नहीं, यह सतत नहीं, और इतना हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं, अतः रोले लागू नहीं होगा, अतः रोले नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया, पहले शर्त तो पूरा करो, ये जब शर्तें आप पूरा करते हैं तब हमारी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, एकदम आसान चीज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, ये मैं केवल जो वीडियोस बना रहा हूं 100% NCERT बेस्ड होंगी। अगर आप इससे भी गहन अध्ययन में जाना चाहेंगे तो अभी आगे चलकर NCERT कंप्लीट में बहुत जल्दी करूंगा, अभी शुरुआत भी किया लेकिन जल्दी ही करूंगा, क्योंकि आपका देखिएगा मैंने तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर आज खत्म कर दिया है, आज 6वें में एंट्री भी करूंगा, 7वां भी शुरू कर दूंगा आपका, तो आप समझ सकते हैं मेरी स्पीड। ठीक है, मैं आपका बहुत जल्दी खत्म कर फिर आपको कुछ ऐसे वीडियोस हर चैप्टर वाइज बनाऊंगा जिन्हें आप प्रीमियम कह सकते हैं, कि उसको लगाने के बाद आपका फाउंडेशन बेस पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब आप प्रिपेयर हो जाएंगे यूपीटीयू जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इनका NCERT का 100% मजा लें, लुफ्त लें। ठीक है, यही अच्छा है हमारे लिए। तो आइए चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, थ्योरेटिकल टाइप का है तो लोग बहुत चौंक जाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यदि f -5, 5 टेंड्स टू r एक सतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, तो कहता है f ऑफ -5, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू f5। ठीक है, चलिए ये बातें तो करेंगे हम आराम से, बहुत इजी चीज है, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कि आपको टेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम ही पूछा है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसने बोला ये फलन सतत है, इधर ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन इसने खुद पूरी कर दी कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस मतलब यह सतत है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीखते चलिए मित्रों, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यह सतत है हमारा, खुद सवाल बोल रहा है, और आल्सो कॉन्टिन्यूअस, सॉरी आल्सो डिफरेंशिएबल, ये भी दिया हुआ हमारे बुक में। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसने खुद कह रहा है कि f डैश x जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसने बोला f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉर्मली हम हर बार यही यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा f
बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां ए और बी का काम कौन कर रहा है, जरा वापस जाइएगा, इतने इजीली आपको किसी बुक के सोल्यूशन में समझ में नहीं आएगा जो मैंने आपको दे दिया। उधर देखिएगा जरा, ए और बी का काम कौन कर रहा है, -5 और -5। तो यहां पर देखिएगा ये चूंकि जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो कौन सा प्रमेय लगता, जीरो नहीं है, इट इंप्लाइज कौन सा प्रमेय बोलिए, इट इंप्लाइज मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सा लगेगा, अब मीन वैल्यू थ्योरम। अगर ये जीरो नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम, और अगर ये जीरो हो जाए, एफ डैश सी अगर जीरो हो जाए तो उस समय कौन सा लगता है, रोल्स थ्योरम। तो इट इंप्लाइज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाइड ऑन इट, मतलब उस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। और ये कंडीशन बनी तो एफ ऑफ एफ ऑफ 5, एफ ऑफ -5 नीचे आ गए, यहां पर क्या लगा दिया 5 और -5 इज नॉट इक्वल टू 0, क्रॉस गुड़ा, खत्म कहानी, इसको उधर भेज दिया। तो f5 बराबर हमारा क्या हो गया, f ऑफ -5। ठीक है, तो आराम से हमको देखिए आंसर मिल गया कि f5 का मान कभी भी f-5 के बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी पसंद आई होगी आज की एक्सरसाइज। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र अनुरोध है, आपको इतने अच्छे से सारी चीजें घर बैठे एक्सरसाइज वाइज मिल रही है, तो आप इतना एहसान जरूर करें अपनी टीचर के ऊपर कि इस पर कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो, बुरा लगता है तो भी गालियां भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, उसका स्वागत है। ऐसा मैं दिली प्रयास करता हूं कि गाली देने की नौबत ना आए, लेकिन अगर आपके मन में उद्गार पैदा हो रहा है तो आप बिल्कुल भड़ास निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन करिए जरूर कमेंट एटलीस्ट, ताकि पता चले कि आपको कैसे वीडियोस लग रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में अगले एक्सरसाइज में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, जो कि सबसे खतरनाक चैप्टरों में गिना जाता है। पर आप अगर आनंद सर के साथ हैं तो टेंशन ना लीजिए, आनंद के साथ रहिए, वो भी आसानी से गुजर जाएंगे। जैसे कोरोना काल आज आया हुआ है, तो एक समय के साथ ये भी गुजर जाएगा और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल इस समय का एंजॉय करें। धन्यवाद।